Hello friends, how are you all? I am Vali and today I'm going to discuss a very important topic which is research aptitude and statistics previous questions जुलाई 2018 क्योंकि जुलाई 2018 एक ऐसा ईयर था जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिसर्च के आए थे आपके और स्टैटिस्टिक्स के भी काफी डिफिकल्ट और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस थे। तो इसलिए ये साल जो था बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें सीबीएसई ने कंडक्ट किया था आपका नेट का एग्जाम। सो आज की जो क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। So the question is, in a normal distribution of scores, the percentile rank of a student scoring at -1z. तो अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स की बात करते हैं तो जो परसेंटाइल रैंक है स्टूडेंट की वो स्कोर कितना करिए -1z। अब आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि -1z की वैल्यू क्या है, 16, 34, 48 या फिर 68। तो एक बार देख लेते हैं इसको कि जब हम परसेंटाइल रैंक को कैलकुलेट करते हैं तो जो जेड स्कोर हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो -1z है। अब हम जब कैलकुलेट करेंगे परसेंटाइल रैंक को, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसमें टोटल परसेंटेज ऑफ केसेस दिए हुए हैं और ये 0 से -1 सिग्मा होता है, ठीक है। क्योंकि -1z हमें गिवन है तो हमें इसी हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ये आपका पूरा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, ठीक है। यहाँ आपका 0 होता है तो 0 से -1 का -1z आपको गिवन है, तो आपको ये पार्ट छोड़ के इस वाले पार्ट की टोटल कैलकुलेशन लेनी होगी, चाहे आप इस पार्ट की कैलकुलेशन ले लें। नहीं, लेकिन -1 का है तो -1 वाला पार्ट लेंगे, लेकिन दोनों तरफ वैल्यू सेम है। मैं आपको हाँ ये कहना चाह रही थी, दिस इज 13.59, 13.59, 2.14, 2.14, 0.14, ठीक है। तो अब हम इनको तीनों को प्लस कर लेंगे, 0.14 प्लस 2.14 प्लस 13.59 कितना आता है आपका। 0 to -1 की बात अगर हम करते हैं तो 0 to -1 की अगर हम बात करते हैं तो कितना आता है आपका 15.87, जो कि परसेंटेज में गिवन है। और कितना होना होता है, क्योंकि 87 आ चुका है तो ये ऑलमोस्ट 16% आपका आ गया। तो अब हम परसेंटाइल रैंक जो होगी स्टूडेंट की वो क्या बताएंगे, -1z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 16। इस तरह से हम निकाल लेते हैं परसेंटाइल रैंक। -2z भी दिया हुआ हो सकता है, -3z भी दिया हुआ हो सकता है, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आंसर हमारा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अगेन आपका स्टैटिस्टिक्स से बिलोंग करता है। एक सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर पॉपुलेशन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी गिवन है 300, मीन कितना गिवन है 60, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है 12, नंबर ऑफ केसेस फॉलिंग अबव द स्कोर 48। आपको ये बताना है अबव द स्कोर 48 पे कितने होंगे। देखो ये हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का, इसे आप अभी देख चुके हैं अच्छे से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमें कितना गिवन है एन की, मीन कितना गिवन था 60 और पॉपुलेशन कितनी गिवन है आपको 48। जेड स्कोर आप निकालेंगे 48 -60/12, क्योंकि हमारे पास माइनस की वैल्यू ज्यादा है 60, तो आंसर कितना निकल के आता है आपका 12 -12/12। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका -1, ठीक है। -1 में आपकी वैल्यू आ रही है तो जेड स्कोर कितना हो जाएगा आपके पास -1, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हमने जेड स्कोर निकाल लिया, अब हम कैसे करेंगे आगे। अब हमें पता है कि जेड स्कोर कितना आ रहा है आपका -1, सो अगेन आप क्या करोगे, ये वाली सारी वैल्यूज आप ले लोगे, ठीक है। इन सबको वैल्यूज को जब हम लेते हैं तो हमारा कितना आता है निकल के 15.87%। क्वेश्चन में दिया हुआ है अबव द स्कोर, स्कोर कहाँ तक, जो अबव द स्कोर की बात की है 48 तक की बात की है, तो आप 100 से 15.87 को माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 84.13 ऑफ एन, और एन हमें पता है हमें कितना केविन है 300। तो अब हम क्या करेंगे, 84.13 इंटू एन की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 300, परसेंटेज ऑफ 300, 84.13 परसेंटेज में था ना, तो अपॉन 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट, मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 एंड 25, तो 252 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारा आंसर क्या आता निकल के, जो फॉलिंग अबव द स्कोर 48 था उसमें कितना स्कोर होगा 252। यस, सो next question, if two variables x and y have significant negative correlation, ठीक है, दोनों का x एंड y दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, दोनों का कोरिलेशन कैसा आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है। आपको बताना है इन स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कोरिलेशंस आर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन। तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा पता होता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में अच्छा भी लगता है और आपको एग्जैक्टली कंसेप्ट समझ में आता है।
हम कोरिलेशन करते क्यों है रिसर्च में? कोरिलेशन का मतलब होता है जब आप दो वेरिएबल्स को आपस में कोरिलेट करके देखते हो अपने फ्यूचर रिजल्ट के लिए। किसी भी चीज को आपको प्रोडिक्ट करना है, रिलेशनशिप को चेक करने के लिए हम दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप को चेक करने के लिए कोरिलेट करके देखते हैं। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ द स्टडी टाइम इज रिलेटेड टू द स्टूडेंट एकेडमिक अचीवमेंट, कि एक बच्चा जितना पढ़ता है आप उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बच्चे का एकेडमिक अचीवमेंट कितना होगा। बच्चा अच्छा पढ़ेगा दैट मीन्स वो उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, बच्चा कम पढ़ेगा दैट मीन्स उसके मार्क्स कम आएंगे। तो इस तरह से करके हम दो वेरिएबल्स को, अब हमने दो वेरिएबल कौन सा लिया, द बच्चा द अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम एंड स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। इट्स क्लियर। फिर आता है आपका, अगर आप कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है? जब किसी चीज की स्ट्रेंथ को देखना हो, किसी की डायरेक्शन को देखना हो अपने रिलेशनशिप के वेरिएबल्स को, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर से, उसको हम कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। अब जो वैल्यू होती है हमारी कोरिलेशन कोफिशिएंट की, वो कितनी होती है? +1 से लेके -1 तक की वैल्यू होती है। ठीक है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मैंने भी बताया आपको, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन। तो जो हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है इसके अंदर जो भी हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं, गैस कीजिए हमने यही ले लिया अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम और स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट, तो इसमें या तो दोनों इंक्रीज करेंगे या फिर दोनों डिक्रीज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक इंक्रीज होगा और एक डिक्रीज होगा। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो दोनों एक ही तरफ चलेंगे, चाहे वो इंक्रीजिंग की तरफ चले चाहे वो डिक्रीजिंग की तरफ चले। लेकिन जब हमारा नेगेटिव कोरिलेशन होगा तब हमारा एक वेरिएबल तो बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा। A negative correlation, it tells us that the value of one variable increases, the value of the other decreases. अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी। दैट मीन्स अगर हम एक एग्जाम्पल के बेसिस पे देखें कि द आवर्स ऑफ द स्टडी टाइम इंक्रीज, अगर एक बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है, द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन अदर एक्टिविटीज विल डिक्रीज। दैट मीन्स के और काम वो नहीं कर पाएगा। अगर स्कूल से आने के बाद बच्चा 5 घंटे 6 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे पढ़ रहा है, दैट मीन्स कि वो खेल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है। अगर हम पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल देखते हैं, that the students spend on studying the higher were their achievement score, अगर बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है दैट मीन्स वो ज्यादा अचीव कर रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। जीरो कोरिलेशन, जहाँ पे कोई भी कोरिलेशन नहीं होता दोनों वेरिएबल्स के बीच में, और इसकी वैल्यू जो होती है ज्यादातर जो जीरो के करीब आएगी, 0.02 0.03, हमारा जीरो कोरिलेशन हो जाता है। और ये वेरिएबल जो होते हैं इसके अंदर इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं होती है, जनरली एग्जिस्ट नहीं करती है। और जो वेरिएबल्स होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट भी नहीं करते, अनरिलेटेड होते हैं, इसलिए यहाँ पे जीरो कोरिलेशन होता है। तो नाइविश के आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। तो अगर हम नेगेटिव कोरिलेशन की बात करते हैं तो हमारे एक्स एंड वाई जो होंगे कहीं ना कहीं वेरी करेंगे एक साथ। So the next is nominal scale, ordinal scale, interval scale and ratio scale. हमें पता है जो हमारा नॉमिनल स्केल होता है वो हम किस लिए यूज करते हैं? क्लासिफाई करने के लिए, लिस्टिंग करने के लिए। ऑर्डिनल स्केल जब आप किसी चीज को ऑर्डरली अरेंज कर रहे हैं, जब आप इंटरवल बेसिस पे चीजों को अरेंज कर रहे हैं। रेशियो स्केल आपका एब्सोल्यूट जीरो होता है जहाँ पे आप बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट चेक कर सकते हैं। तो अब इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं नॉमिनल स्केल आपका आता है लिस्टिंग करना है स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू द पार्टिसिपेशन इन कोर करिकुलर एक्टिविटीज। ऑर्डिनल स्केल जब आप चीजों को ऑर्डरली बेसिस पे चेक कर रहे हैं, दैट मींस सुपीरियर परफॉर्मेंस इन, जब आप सुपीरियर इन्फीरियरिटी बेसिस पे एक ऑर्डर के बेसिस पे आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, इंटरवल स्केल परफॉर्मेंस स्कोर्स ऑन स्पेलिंग टेस्ट, अब आप स्पेलिंग टेस्ट के बेसिस पे रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। रेशियो स्केल जब आप स्पीड ऑफ द स्टूडेंट्स इन राइटिंग वर्ड्स पर मिनट, यहाँ मतलब बिल्कुल एक्यूरेट आपको मेजरमेंट चाहिए होगी, तो यहाँ पर आप रेशियो स्केल यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। एंड आई विश के क्लियर हो गए हो आपको क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं एक्स एंड वाई जिनका नेगेटिव कोरिलेशन है, कॉफिशिएंट है -0.48। दिस इज द नेगेटिव कोरिलेशन कॉफिशिएंट। और जो प्रोपोर्शन है वेरिएंस का कॉमन टू बोथ द वेरिएबल्स, वो बिल्कुल कॉमन है दोनों वेरिएबल्स के लिए, तो वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो हम जानते हैं वेरिएबल क्या होता है, जो वेरी करेगा, जो आपके रिसर्च में चेंज हो सकता है। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में हमने अभी पढ़ा था, तीनों कोरिलेशंस के बारे में, जो आपकी स्ट्रेंथ बताता है रिलेशनशिप के दो वेरिएबल्स के बीच में। अब बात आती है हमारे क्वेश्चन की। द कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें गिवन है -0.48, राइट। और प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस कितना है? आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? द आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 100। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें गिवन है हमारे पास आर स्क्वायर कितना है? 0.48। जब 0.48 को 0.48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2304, राइट।
फिर आपके पास ऑलरेडी ये तो इसका आंसर आ गया आपका, फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से तो 23.04% हो जाता है। फिर आप इसको परसेंटेज को क्लियर करते हैं, 230.04 को डिवाइड करेंगे जब आप 100 से, तो ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट इधर आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 0.23। सो दिस इज योर आंसर। सिर्फ पॉइंट्स का खेल था, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालेंगे तो 0.23 आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन है, ये नेगेटिवली स्क्यूड और पॉजिटिवली स्क्यूड पे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इन अ नेगेटिवली स्क्यूड कर्व ऑब्टेन आफ्टर टेस्टिंग स्टूडेंट द करेक्ट इन्फरेंस अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ द टेस्ट। अगर आपका कर्व नेगेटिवली स्क्यूड आ रहा है, नेगेटिवली स्क्यूड आ रहा है, दैट मींस लेफ्ट टेल लॉन्गर हो रही है आपकी। और अगर आपका पॉजिटिवली स्क्यूड आता है तब आपका क्या होता है, तब आपकी राइट टेल होती है। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, जब आपका लेफ्ट टेल होता है दैट मीन्स आपका जो मीडियन है वो ज्यादा है किससे, मीन से। मीन से आपका मीडियन ज्यादा आ गया यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट नेगेटिवली स्क्यूड है, लेफ्ट टेल लॉन्गर है आपकी। इसका क्या मतलब होता है, जब लेफ्ट स्क्यूड हो गया इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स हैं, आपका डिफिकल्टी लेवल कैसा हुआ, इजी हुआ। स्टूडेंट ने कितना लिया, हाई स्कोर लिया। जिन स्टूडेंट्स ने स्कोर किया अबव एवरेज एंड देयर इज अ वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड वेरी लो मार्क्स, दैट मींस कि आपका जो टेस्ट था वो बहुत इजी था। और कुछ वीक स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स कम आए हैं, बाकी जो आपका ओवरऑल रिजल्ट रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। सो नेगेटिवली स्क्यूड से हम क्या निकालते, दैट मींस दैट योर टेस्ट इज इजी। एंड द सिमिलर वन इज, अगर आपका पॉजिटिवली स्क्यूड है दैट मींस आपका जो मीडियन है वो कम है किससे, मीन से, क्योंकि ये राइट टेल हो जाता है आपका, राइट टेल हो जाता है। देन क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड हुआ तब क्या हुआ कि हम इससे क्या कॉन्क्लूड करते हैं कि जो आपका टेस्ट था वो बहुत डिफिकल्ट था, और कुछ बच्चे हैं जिनके सिर्फ अच्छे मार्क्स आए, बाकी जो एवरेज जो स्कोर रहा है वो ये रहा है कि बच्चों के मार्क्स कम आए, दैट मीन्स कि आपका जो टेस्ट था वो डिफिकल्ट था। कभी कभी इनको राइट स्क्यूड और राइट टेल भी बोल दिया जाता है, क्योंकि राइट स्क्यूड होते हैं तो पॉजिटिवली स्क्यूड होते हैं। टेस्ट जो होगा आपका इसमें लेवल क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो आई विश के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। आप क्वेश्चन अगर नेगेटिवली स्क्यूड है दैट मींस कि आपका जो टेस्ट था वो बहुत इजी था, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के आपके मार्क्स अच्छे आए हैं। अब मेथड ऑफ सैम्पलिंग दैट इंश्योर्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ अ पॉपुलेशन, मतलब जब आपका सैंपल ये शो कर रहा है कि जितने भी सेक्शंस आपने बनाए हैं प्रोपोर्शन, वो सब बिल्कुल अच्छे से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, कोटा सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। देखो यहाँ पे चारों ऑप्शन में आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी गिवन है, non-probability sampling भी given है। So first of all you have to know what is the probability sampling and what is the non-probability sampling। हम जानते हैं जो हमारी probability sampling होती है that means कि आपके population के पास chance है equally select होने का, simple random sampling, systematic, stratified, multi-stage, cluster, ये सब आपकी कौन सी sampling होती है, probability sampling। फिर आती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विच इज पर्पसिव, जो आप अपने पर्पस के थ्रू करते हैं, जहां आपका अपना पर्पस है करने का, स्नोबॉल नेटवर्क के थ्रू, कोटा सैम्पलिंग, कोटास बनाना, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, एज पर योर कन्वीनियंस जब आप सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैम्पलिंग हम करते क्यों है, ये हमारा प्रोसेस होता है सिलेक्ट करने का अपनी पॉपुलेशन को अकॉर्डिंग टू योर सैंपल, अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया। आपने क्या क्राइटेरिया बनाया है, आप पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन पे एक साथ रिसर्च करना आसान नहीं होता, तो आप कुछ सैंपल्स बना लेते हैं जिस पे आपका रिसर्च करना आसान होता है, आप इजीली अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम स्ट्रेटास बनाते हैं। अब स्ट्रेटास कैसे बनाते हैं, आप इसके अंदर होमोजीनियस स्ट्रेटास, दैट मीन सेम पॉपुलेशन लेंगे, जैसे आपने मेल ले ली, मेल ले ली, यहाँ फीमेल ले ली, ठीक है, अंदर से ही कैसे होंगे, होमोजीनियस, दैट मीन सेम मेल की। आपने एक स्टार्टअप बना लिया, मेल का आप इनकम भी देख रहे हो, मेल एक एज के मेल आपने ले लिए, एक मतलब जेंडर आपने सेम ले लिया, मेल ले लिया, इनकी क्या ऑक्यूपेशन है, एक ऑक्यूपेशन के लोग आपने ले लिए, दैट मीन्स आपने स्ट्रेटास बना लिए, होमोजीनियस ग्रुपिंग आपने कर ली अपने सैम्पलिंग के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जब आप एक सिस्टम में सीरियल ऑर्डर में जाके आप सैम्पलिंग बना रहे, दैट मीन्स आपने 10, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है और आपने हर फिफ्थ बच्चे को ले लिया, हर फिफ्थ रोल, हर पांचवा बच्चा, तो आपका अपने आप में एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपका कोटा सैम्पलिंग, जब आपने कोटा बना लिया, ये भी एक तरह का स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है, इसके अंदर भी हम स्पेशल टाइप की स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है, इसके अंदर आप पॉपुलेशन का स्टेटस बना लेते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, जैसे क्या उनकी इनकम है, क्या उनके ग्रुप है, क्या उनका जेंडर है, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप लेके
कोटास बना लेते हैं, उनको हम स्ट्रेटास भी बोलते हैं, इसलिए इसको एक स्पेशल टाइप की स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी कहा जाता है। फिर आता है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में हम जानते हैं कि इसमें एक नेटवर्क बनाया जाता है जब सिलेक्शन करने के लिए अपनी पॉपुलेशन को। जब कोई रिसर्चर कोई ग्रुप ऑर्गेनाइज करता है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जैसे आपने एक ग्रुप को बोला कि आप मुझे इन्फॉर्मेशन लेके आओ, आपने दो बंदों को और बोल दिया कि आप मुझे ये वाला डाटा कलेक्ट करके ला के दो, उस दो बंदों ने अपने दो बंदों को और बोल दिया। इस तरह से करते करते एक पूरी चेन बन जाती है आपके नेटवर्क की, तो ये आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग हो जाता है। तो क्वेश्चन का था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ अ पॉपुलेशन। जब आप एक प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सेक्शन में पॉपुलेशन को, तो ये आपकी आती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका असर्शन ए एंड रीजन आर टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको बताना है, एस्टिमेट करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी मेट। आपको बताना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी मल्टीपल कोरिलेशंस में। जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो कोरिलेट करते हैं हाई डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, ये बात सही है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड कोरिलेट लो विद वन अनदर। एक बार इसका कंसेप्ट देख लें तो क्लियर अच्छे से हो जाता है। जो आपका मल्टीपल कोरिलेशन है वो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं, मतलब आप चीजों को मल्टीपली कोरिलेट करके देखते हो वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए। हम कोरिलेशन क्यों करते हैं, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप चेक करने के लिए, ठीक है। तो ताकि हम फ्यूचर में फ्यूचर पर्पस के लिए देखते हैं चीजों को प्रिडिक्ट करने की वजह से कि इसका रिलेशनशिप अगर दोनों का आपस में कैसा है, तो फ्यूचर आप प्रिडिक्शन लगा सकते हो, ठीक है। प्रिडिक्शन पर्पस के बेसिस पे हम वेरिएबल्स का रिलेशनशिप चेक करते हैं, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या रिलेशन है। जब आप मल्टीपल कोरिलेशन कर रहे हैं तब भी आप ये कर रहे हैं सेम। तो द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स वैल्यूज एंड द बेस्ट प्रिडिक्शंस that can be computed linearly from the predictive variables, ठीक है। तो coefficient of multiple correlations takes value between 0 से 1 तक की वैल्यू लेती हैं। हायर वैल्यू जो होती है वो इंडिकेट करती है हाई प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब जब आप दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप चेक कर रहे हो और वैल्यूज हाई आ रही हैं, दैट मीन्स कि वो हाईली प्रिडिक्ट कर रही है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, with the value of 1 indicating that the predictions are exactly correct and the value of 0 indicating that no linear combination। मतलब अगर जितनी हाई वैल्यूज आएंगी दैट मीन्स कि आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही है, और जितनी लो वैल्यूज आएंगी उतना कम प्रिडिक्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर है उसमें हमारी सिर्फ पहली कंडीशन मीट कर रही है, that the independent variable should correlate high with the dependent variable are the multiple correlations के, ये हमारा कोरिलेशन होता है। एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड करती है कोरिलेट लो करती है, वो हमारा कोरिलेट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका रिलेशनशिप सही नहीं आ रहा है वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, आपका प्रिडिक्शन वीक है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए हमारी सिर्फ एक ही कंडीशन इसमें मेट करेगी। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। सो कैसा लगा आपको लेसन, प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं इसके बाद सारे क्वेश्चन ही कराऊंगी आपको हर ईयर के रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।